हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो जो चीज़ें थी, हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो भी सिलेबस आप सुपरवाइज़र का सिलेबस देखोगे या बाकी जो फॉरेस्टर का सिलेबस है या जेकेपीएस से नहीं, फाइनेंस में जो इंस्पेक्टर है या फाइनेंस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, वहाँ पर आपको ये चीज़ मैंशन है, ये वाला सिलेबस वहाँ पर आपको मैंशन है। तो उसकी जो है पार्ट 4 जो था उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी ऑलरेडी। जो हमने कल अपलोड किया था उसमें हमने IUCN देखा था, उसके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, क्या होता है इंटरनेशनल डिकेड, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, ये चीज़ें हमने कवर की थी पार्ट 4 के अंदर। सो आज देखेंगे हम पार्ट 5 जो होगा, ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें ये सारी चीज़ें जो होंगी इस टॉपिक से कवर हो जाएंगी। तो टोटल 5 पार्ट्स में हमने ये टॉपिक कवर करना है। सो देखते हैं, अब बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं, जो चीज़ हमें आज कवर करनी है इस वीडियो में। सो सबसे पहले देखो, आपको एक पॉइंट बोलता हूं मैं यहाँ पे। डिक्लोफेनिक ड्रग का नाम आपने सुना होगा। डिक्लोफेनिक ड्रग जो है, इसको यूज़ किया जाता था तो शीप्स और गोट्स को दिया जाता था ये। फिर क्या होता था, फिर वो शीप्स और गोट्स जो थी वो मर जाती थी, तो जो वुल्चर होती है स्कैवेंजर, वो इन पे फीड करती थी, वो इनको खाती थी। मतलब जब इसकी डेड बॉडी कोई किसी मर जाएगी तो उसको कौन खाएंगे, स्कैवेंजर्स खा देंगे जैसे। तो उसमें वुल्चर इनकी बॉडी को मतलब खा जाती थी, इनका मीट वगैरह। तो उनकी किडनीज में प्रॉब्लम होने लगी, उससे वुल्चर की पॉपुलेशन कम होने लगी। ये एक फैक्टर था, याद रखना कि डिक्लोफेनिक ड्रग से क्या हुआ था, क्यों ये इसको बैन कर दिया गया था बाद में। तो अब देखते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? क्या होता है आपको समझ आनी चाहिए। पहले बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट फॉर्म्स। तो लाइफ के डिफरेंट फॉर्म्स व हॉटस्पॉट एक ऐसी जगह होती है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उस जगह को बोलते हैं जहां पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी, बायोडाइवर्सिटी की जो डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी वहां पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होगी, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। उस एरिया को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो इसकी टर्म को जिसे सबसे पहले दिया था उसका नाम था नॉर्मन मेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय द नॉर्मन मेयर 1898 में दी थी। अब क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, द एरियाज विद द हाई डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये वो एरिया होते हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ वहां पे बहुत ज़्यादा होंगे। उस एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अब टोटल वर्ल्ड के अंदर कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड के अंदर 36 नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं पूरी दुनिया में। उसमें से जो 4 हैं वो इंडिया के अंदर है। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया के अंदर कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनके नाम आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, नंबर याद होना चाहिए वर्ल्ड में कितना नंबर है। तो वो है आपके वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया के यहाँ पे पड़ते हैं, इसी तरह से हिमालयाज जो यहाँ पे मिलेंगे आपको, इसी तरह इंडो बर्मा हॉटस्पॉट ये भी आपको मिलेंगे थर्ड, एंड निकोबार आइलैंड्स जो इंडिया के आइलैंड है। तो ये चारों के नाम आपको टिप ऑफ द टंग याद होने चाहिए। ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया विच इज नॉट ए स्टेटमेंट बेस्ड। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं वेटलैंड किसे बोलते हैं। देखो वेटलैंड क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेटलैंड? अ वेटलैंड इज अ लैंड एरिया व्हिच इज सैचुरेटेड विद वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली। एक ऐसा एरिया, दलदल जिसे बोलते हैं उर्दू में। तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे या तो सीजनली पूरे सीजन में वहाँ पे पानी रहता है उस एरिया में, या तो परमानेंटली वहाँ पे पानी रहता है, या सीजनली, सीजन मतलब हो गया जैसे सीजन आएगा 2-4 महीने का तो उसमें वहाँ पे पानी जमा हो जाता है उस ज़मीन में, या तो परमानेंटली वहाँ पे पानी रहता है, उस एरिया को हम वेटलैंड बोलते हैं। अब वेटलैंड जो होता है इसका अपना एक यूनिक इकोसिस्टम होता है, हाइड्रिक सॉइल होती है ये, एक्वेटिक प्लांट्स, वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं जिनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे पौधे उस जगह पे उगते हैं, वहाँ पे उनकी प्लांटेशन होती है, ये चीज़ याद रखना, उसे हम वेटलैंड बोलते हैं। अब वेटलैंड्स की कुछ टाइप्स हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। वो है हमारे पास स्वैम्पी, मार्श, बोग्स
एंड फिन्स, ये 4 टाइप्स याद रखना। स्वैम्पी कौन से वेटलैंड्स होते हैं? जहाँ पे वो वेटलैंड जहाँ पे ट्रीज होंगे, उस वेटलैंड के अंदर आपको दरख्त ज़्यादा मिलेंगे। मार्श ये कौन से होते हैं? ये विदाउट ट्रीज, ये ऐसे वेटलैंड्स होते हैं यहाँ पे आपको छोटे मोटे प्लांट्स मिलते हैं, बड़े ट्रीज नहीं मिलते। और बॉग्स क्या होती है? यहाँ पे आपको पीट की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी और एसिडिक नेचर के होंगे ये बॉग्स। यानी पीट का मतलब होता है ये वेजिटेटिव मैटर होता है, ये नहीं थोड़ा बहुत इसको पार्शली कार्बनाइज्ड हो जाता है ये वेजिटेटिव मैटर, तो उसे हम पीट बोलते हैं, यहाँ पे मिलता है। और फंस जो होते हैं यहाँ पे लिटिल और नो पीट, ये यहाँ पे पीट या तो मिलेगा नहीं या थोड़ा बहुत मिलेगा। यानी ये आपकी अल्कलाइन नेचर होती है जिसकी pH ग्रेटर देन 7 होती है। तो pH भी याद रखना, 7 होती है न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा होगी तो अल्कलाइन और 7 से नीचे होगी तो एसिडिक। नेक्स्ट हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। देखो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए कोई चीज़ें बनाई गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, किस तरह से हम इन्हें कंजर्व करेंगे। तो एक कंजर्वेशन थी हमारे पास जिसे रामसर कन्वेंशन बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है रामसर कन्वेंशन क्या थी। तो ये रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी कि किस तरह से हम वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे कैसे, उसके लिए। देखो ये कन्वेंशन साइन हुई, इसका रामसर नाम क्यों पड़ा? इसका रामसर इसलिए नाम पड़ा, ईरान में एक जगह है रामसर, इसलिए इसका ये जो कन्वेंशन थी ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ईरान के अंदर। तो इसी वजह से वहाँ एक जगह रामसर वहाँ पे की गई थी, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। तो सबसे पहले ये याद रखना 1971 में ये अडॉप्ट की गई। एग्जैक्ट डेट याद रखना, कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे एग्जैक्ट डेट कि इसको साइन कब किया गया। इसको साइन किया गया था 2 फेब 1971 में। तभी 2 फेब को हम वेटलैंड डे को ऑब्जर्व करते हैं, यानी वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी, और उस दिन इसीलिए इसको 2 फेब 1971 में इसको अडॉप्ट किया गया था और केम इनटू फोर्स ये बाद में 1975 में 21 दिसंबर को ये केम इनटू फोर्स आई, 21 दिसंबर 1975। तो ये डेट भी याद रख लेना 1975 में, ठीक है ना। अब ये क्या होती है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ये और ग्लोबली आज इसके 2266 इंटरनेशनल रामसर साइट्स हैं आपके पास, और इनका नंबर आज बढ़ चुका है, वो नियर अबाउट आज आपको 2500 प्लस क्रॉस कर गया है कि रामसर साइट्स वर्ल्ड में इतनी हैं। ये था पहला नंबर, आज 2024 में 2500 से भी ज़्यादा है ये। उसके बाद देखो टोटल रामसर साइट्स वर्ल्ड में रामसर वेटलैंड्स कितनी है? वो है 224 थी, अब 2500 प्लस है। तो ये वाला डेटा याद रखना 2500 प्लस। और टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नई 5 ऐड हुई है 2024 में, उसको लेके इंडिया के अंदर आज रामसर साइट्स जो हैं वो है 80, क्योंकि ये मैंने पहले डेटा लिखा था 42 46 इस तरह इंक्रीज होता गया 47 49 75, और आज जो है वो है 80, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में फर्स्ट रामसर सेंटर, एक रामसर सेंटर बनाया गया फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज़ बीन सेट अप। एक सेंटर था वो कहाँ पे? वो चेन्नई में बनाया गया, चेन्नई जो है बेंगलुरु के अंदर है, वहाँ पे बनाया गया। सबसे बड़ा वेटलैंड रिजर्व जो है इंडिया का, सबसे बड़ा वेटलैंड ऑफ द इंडिया वो है वेम्बनाड लेक, वो जो आपको कहाँ पे मिलेगी? केरला में। मैंने लेक्स में कवर किया हुआ है ऑलरेडी, लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लेक है वेम्बनाड लेक, ये आपको केरला में मिलेगी। ये सबसे बड़ी वेटलैंड ऑफ द इंडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करें तो सबसे छोटा वेटलैंड, ये भी डेटा याद रखना कि रेणुका लेक जो आपको हिमाचल में मिलेगी, ये सबसे छोटी वेटलैंड जो आपके पास इंडिया में है आउट ऑफ 80। उसके बाद बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो है पेंटानल, वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। देखो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इट्स आल्सो रिलेटेड टू द वेटलैंड से, इसका ताल्लुक भी वेटलैंड से है। जो भी थ्रेटनेड और वुल्नरेबल वेटलैंड्स होते हैं उनको हम मॉन्ट्रिक्स कैटेगरी में रखते हैं। क्या? जो खतरे में होंगे, यानी वो ख़त्म होने वाले हैं, उनको खतरा है, तो वो जो होंगे उन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में रखते हैं। तो दुनिया में आज तक 48
यानी 2500 में से 48 साइट्स ऐसी हैं जिन्हें हमने मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में रखा है, यानी वो बहुत ही थ्रेटनेड है, यानी वुल्नरेबल है, ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए उनमें से इंडिया की 2 हैं, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लोकटिक, ये आपको मणिपुर में मिलेगी। लोकटिक लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, मैंने कवर किया लेक्स में। और केलेडियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको इंडिया की कौन सी 2 वेटलैंड रिजर्व्स हैं जिनको मॉनिटरिंग रिकॉर्ड में रखा गया है, वो लोकटिक लेक मणिपुर एंड केलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान। केलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान को पहले एक नाम से जाना जाता था, इसको बोलते थे भरतपुर सेंचुरी। तो ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद आता है मैनग्रूव्स। ये मैनग्रूव्स क्या होते हैं? देखो, मैनग्रूव्स जो होते हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम वेयर द ट्रीज एंड द प्लांट स्पीशीज आर अडॉप्टेड टू सर्व इन द ब्रैकिश वाटर। जो कि ब्रैकिश वाटर के अंदर कुछ ट्रीज जो होते हैं, कुछ स्पीशीज होती हैं, वो सर्वाइव करती हैं, यानी इंटर टाइडल जोन बोलते हैं उसको। इंटर टाइडल जोन वो जोन होता है लो टाइड और हाई टाइड, यानी लो टाइड और हाई टाइड, इसके बीच में एक जोन आता है, उसे इंटर टाइडल जोन बोलते हैं। इस एरिया के अंदर वो जो स्पीशीज होती हैं वो अडेप्ट कर पाती हैं, वो प्लांट्स अडेप्ट करते हैं। ब्रैकिश वाटर ना ही ज़्यादा नमकीन पानी होता है, ना ही ज़्यादा एज ए फ्रेश वाटर होता है, इंटरमीडिएट होता है इन बिटवीन द टू। तो उसमें जो स्पीशीज सर्वाइव करती हैं उन्हें हम मैनग्रूव्स बोलते हैं। तो अब देखो, मैनग्रूव्स जो होते हैं हमारे पास, इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है कितना, 25 से 35 डिग्री। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ज़्यादा मिलेंगी, टेम्परेट में बहुत कम होते ही नहीं है। साल्ट वाटर आपके पास, साल्ट वाटर प्लांट्स जो होते हैं वो टॉलरेट कर पाते हैं साल्टी एरियाज़ को, उन्हें हेलोफाइट्स बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर पूछता है कि वो पौधे जो हम साल्ट एरिया में उगते हैं, साल्टी वाटर को टॉलरेट करते हैं, उन्हें हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैनग्रूव्स की एडेप्टेशन कैसी होती है। जो मैनग्रूव्स होते हैं, एडेप्टेशन ऑफ मैनग्रूव्स वेजिटेशन, ये देखो, मैनग्रूव्स जो होते हैं इन पे स्पेशल रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है नोन एज विविपेरी। इन जो मैनग्रूव्स प्लांट होते हैं इनमें एक रिप्रोडक्टिव टेक्निक होती है जिसको विविपेरी बोलते हैं। अब विविपेरी क्या होती है कि ये जो पौधे होते हैं इनके अंदर जो सीड होता है वो ट्री के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है, यानी बाहर जर्मिनेट नहीं होता है, विद इन द ट्री जर्मिनेट होता है। सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ, इन ट्री के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इनका एक फ्यूचर होता है। और इनके अंदर, मैनग्रूव्स के अंदर एरियल रूट्स होती हैं, ये होती हैं इनके अंदर एरियल रूट्स। एरियल रूट्स वो होती हैं जो अबव द ग्राउंड होती हैं, यानी हवा में वो रूट्स होती हैं। उन्हें हम सिल्ट रूट्स भी बोलते हैं या निमेटोफोर्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो होती हैं ये रूट्स उनको एरोबिक रिस्पायरेशन में काफ़ी मदद करती हैं कि किस तरह से वो ऑक्सीजन को लेंगे। और दूसरी बात ये याद रखनी है इनमें कि जो हमारे पास ये आपको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपको ये है सिल्ट रूट, जिनको हम एरियल रूट्स बोलते हैं। ये प्लांट वहाँ पानी में है, ब्रैकिश वाटर में है, ये ऊपर से उसकी रूट्स हैं जो बाहर आपको नज़र आएंगी, एडवेंटिशियस रूट्स भी इनको बोलते हैं। तो ये काफ़ी इनको मदद करती हैं किस में, रिस्पायरेशन में, एनारोबिक रिस्पायरेशन में। और उसके बाद इन निमेटोफोर्स को हम ब्लाइंड रूट्स के नाम से भी जानते हैं। कभी एग्जामिनर पूछेगा ब्लाइंड रूट्स क्या हुई, तो इन्हीं निमेटोफोर्स को, इन्हीं सिल्ट रूट्स को जो हमारे पास होती हैं इनको हम बोलते हैं ब्लाइंड रूट्स। तो ये इनका एक फ्यूचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मैनग्रूव्स की सिग्निफिकेंस क्या है कि इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हॉट स्पॉट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के और हेल्प इन द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग में काफ़ी मदद करते हैं। और ये इम्पीड्स द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग द साइक्लोन, जब साइक्लोन आता है तो उस वक्त उसके पानी के बहाव को कम करते हैं। इनका बहुत अहम रोल होता है मैनग्रूव्स का। उसके बाद ये डेटा याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैनग्रूव्स कवर जो है वो सुंदरबन से, वो आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, यानी उनका एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया का सबसे बड़े मैनग्रूव्स हैं ये। और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो गुजरात के अंदर है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर इनका भी एरिया है। तो ये मैनग्रूव्स था जो हमने कवर किया। उसके बाद टॉपिक आता है कोरल रीफ्स क्या होती हैं। देखो, कोरल रीफ्स कुछ नहीं होती हैं। कोरल रीफ जो होता है ये एक इकोसिस्टम होता है हमारे पास, जिस तरह ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता है, जिस तरह से हमारे पास लैंड इकोसिस्टम, इस तरह से वाटर के अंदर कोरल रीफ भी एक इकोसिस्टम होता है। कोरल रीफ जो होती है ये सिम्बियोटिक रिलेशन बनाती है, इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है। कोरल का मतलब होता है एनिमल, एक तो एनिमल विद ए जूजेंथिलिया एल्गी, जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी होते हैं उस, और एनिमल कोरल, इन दो
के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसे हम कोरल रीफ्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोरल जो होते हैं इनका कोई अपना कलर नहीं होता है, इनका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जो इनके अंदर एल्गी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको कलरफुल बना देते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। When coral dies, जब वो एनिमल मर जाता है, there remains और कैल्केरियस, यानी उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। जब वो एनिमल मर जाएगा कोरल, तो कोरल के अंदर आपको कैल्केरियस मीन्स हो गया कैल्शियम रिच, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा वहाँ पे। कोरल रीफ्स जो होते हैं इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उनको टेम्परेचर सर्वाइवल के लिए 25 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। सैलिनिटी यानी इनमें कितना नमक वाला पानी होना चाहिए, उसमें 33 ppm पार्ट पर मिलियन इतना पानी होना चाहिए। और कोरल रीफ्स जो होते हैं आर कॉल्ड, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये किन को कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारे पास कोरल रीफ्स को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये याद रखना, सर्वाइव इन वेरी नैरो रेंज ऑफ कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग जो होती है ये कभी कभी कंडीशन आती है व्हेन कोरल रीफ्स बिकम कलरलेस, क्योंकि कोरल का कलर होता है ड्यू टू एल्गी की वजह से, लेकिन जब वो कलरलेस बन जाएंगे, उनका कलर चला जाएगा, कलर वॉज बिकॉज ऑफ एल्गी की वजह से था। तो मेजर रीज़न क्या होता है कोरल ब्लीचिंग का, उसका कलर गायब हो जाना, वो है ग्लोबल वार्मिंग। जो पोल्यूशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन की मिकदार बढ़ रही है, कार्बन कंसनट्रेशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलेगा तो वहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनेगा, ये एक रीज़न होता है जिस वजह से वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग होती है। देखो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी कंसंट्रेशन जब ओशन के अंदर बढ़ जाती है समुद्र में, तो उससे क्या होता है, जब वाटर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। यही ना, वाटर H2O किसके साथ मिलता है, CO2 के साथ बनता है वहाँ पे कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। तो जब वो बनता है उसकी वजह से क्या होता है वहाँ से ओशन एसिडिफिकेशन हो जाती है, और ओशन एसिडिफिकेशन उसी से ये होता है कि कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे ब्लीचिंग होती है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कोरल डिपॉजिट्स। कोरल के डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे? कोरल्स आर द टिनी सी एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं विच लाइव इन ऑन द बॉटम ऑफ द ओशन फ्लोर, के नीचे आपको मिलते हैं, समुद्र की सतह के नीचे। व्हेन दे डाइज, जब वो मर जाते हैं, देयर एक्सोस्केलेटन गेट डिपॉजिटेड एंड फॉर्म लेन्स टाइप स्ट्रेटा नोन एज कोरल आइलैंड्स। वो जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं समुद्र की सतह के नीचे, इट्स ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड द एनिमल। जब वो मर जाते हैं तो उनकी एक लेयर्स बन जाती हैं जिन्हें हम कोरल आइलैंड्स बोलते हैं। उन डिपॉजिट्स की वजह से बनते हैं वो कोरल डिपॉजिट्स। अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 तरह के कोरल रीफ्स होते हैं बेस्ड अपॉन दिस शेप ऑफ फॉर्मेशन। इनकी शक्ल कैसी होगी, शेप कैसी होगी, उस बेस पे 3 तरह के कोरल रीफ्स होते हैं। पहला कोरल रीफ जो होता है उसे बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजिंग रीफ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजिंग रीफ ये क्या होता है? narrow belts of coral reefs developed along the continental margin, यानी कंटिनेंटल मार्जिन के पास बनते हैं। These are usually attached to the coastal land, ये coastal land से बिल्कुल जुड़े होते हैं, but occasionally they are separated from the shore, उस किनारे से अलग हो जाते हैं by shallow narrow lagoon known as boat channel, से वो अलग होते हैं। इसकी एग्जाम्पल फ्रिंजिंग रीफ की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार, जो इंडिया का नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, जो आपको श्रीलंका के पास मिलेगा, तो वहाँ पे आपको मिलती है फ्रिंजिंग रीफ की एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मेरे पास ये डायग्राम में देखो, ये कोस्टल आपके पास है, ये यहाँ पे कोस्टल एरिया है, यहाँ पे ये समंदर का एरिया, ये यहाँ से इसके नज़दीक ही ये बनते हैं। कहाँ पे? ये तो पूरा ओशन है, ये कोस्टल एरिया के नज़दीक बन जाते हैं, ये होते हैं आपको गल्फ ऑफ मन्नार। इसकी एग्जांपल याद रखना, ये फ्रिंजिंग टाइप के होते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं हमारे पास बैरियर। जो हमारे पास रीफ्स होते हैं, ये जो होते हैं लार्जेस्ट कोरल रीफ्स होते हैं, बहुत बड़े कोरल रीफ्स होते हैं, ग्रो पैरेलल टू द कोस्टल प्लेटफॉर्म। ये कोस्टल प्लेटफॉर्म है, ये इसके पैरेलल में ऐसे
ग्रो करते हैं सीधा पैरेलल में, इसके पैरेलल में। एंड ब्रॉड लेगून्स और फॉर्मर, बहुत बड़े बड़े लेगून्स बनते हैं। इसकी एग्जांपल है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है, वो आपको ग्रेट बैरियर रीफ है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। वो किसकी एग्जांपल है, वो बैरियर रीफ की है, वो है जो कि पैरेलल टू द कोस्टल प्लेन के पैरेलल में बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है एटॉल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको मिलेंगे इंडिया में। इसकी एग्जांपल्स, एटॉल क्या होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं, हॉर्स शू, घोड़े के जो शू होते हैं उसकी शक्ल के होते हैं ये शेप में, और ये इनक्लोजिंग है लेगून ऑफन विदाउट एनी सेंट्रल आइलैंड। इनमें कोई सेंट्रल आइलैंड नहीं होता, बीच में सेंटर में बन जाते हैं ये वाले कौन से जो हमारे पास होते हैं एटॉल होते हैं ये। और डेप्थ इन लेगून फ्यू, इसके कुछ मीटर्स इनकी डेप्थ होती है। इसकी एग्जांपल याद रखना है, एटॉल में कौन से आते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव्स। तीनों की एग्जांपल याद रखना है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है एटॉल की एग्जांपल कौन सी है, बैरियर की कौन सी है, इस तरह से फ्रिंजिंग टाइप की कौन सी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो कोरल रीफ से इसको सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग को सबसे पहले किसने देखा था, किसने, उनका नाम था अल्फ्रेड मेयर, जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि कोरल्स के अंदर ब्लीचिंग हो जाती है, उनका कलर लॉस होता है। फर्स्ट टाइम इसको अल्फ्रेड मेयर ने देखा था। तो एक सेंटर बनाया गया, सेंटर फॉर द मैरीन लिविंग, कहाँ पे बनाया गया ये, हाँ याद रखना, सेंटर बनाया गया सेंटर फॉर द मैरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, ये कोचिन केरला में बनाया गया। ये किसके लिए है, कोरल को कैसे कंजर्व किया जाएगा, कोरल रीफ्स को बचाया कैसे जाएगा, उनके लिए सेंटर है कोचिन केरला में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थोड़ा स्टैटिक, ये डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टोटल रामसर साइट्स आज इंडिया के अंदर 80 हैं। इसी साल जो है 2024 के अंदर 5 रामसर साइट्स जो हैं वो एडअप हुई हैं लिस्ट में, तो उनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट से रिलेट करके क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, इसलिए जो भी उस साल में रामसर साइट ऐड होती है उसका नाम ज़रूर याद रखना। तो वो भी मैं आपको नीचे बोलता हूँ। लार्जेस्ट रामसर साइट, इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है वो है सुंदरबन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पहली, ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगी, सबसे पहली रामसर साइट इंडिया की वो है चिल्का लेक और कोलिडियो नेशनल पार्क राजस्थान। ये सबसे पहली नेशनल पार्क रामसर साइट थी इंडिया की जो सबसे पहले बनाई गई थी, पहले डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे छोटी रामसर साइट इंडिया की कौन सी है, वो है रेणुका वेटलैंड। ये आपको कहाँ मिलेगी, हिमाचल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मोस्ट रामसर, इंडिया की कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स मिलेंगी, वो आपको तमिलनाडु में मिलेंगी। कितनी, यानी 18 है, पहले यूपी थी अब उसको उसने पास किया है। तमिलनाडु के अंदर इंडिया की वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 80 में से 18 रामसर साइट्स तमिलनाडु के अंदर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड की पहली रामसर साइट जो थी वो थी कोबर्ग पेनिसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी। ये भी याद रखना, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नंबर रामसर साइट्स का कहाँ पे है, वो है यूनाइटेड किंगडम में, 175 रामसर साइट्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है कि एग्जामिनर पूछता है। अब 2024 में जो रामसर साइट्स इंडिया में ऐड हुई 5, उनके नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 2-3-4 महीने में, तो यहाँ पे बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है रामसर साइट से, यही करंट को रिलेट करके। एक का नाम है अन्नाका समुद्रा बर्ड सेंचुरी, बर्ड कंजर्वेशन जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, कर्नाटका में, याद रखना इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन आपको मिलेगी अगानाशिनी एस्चुरी, ये कहाँ पे मिलेगी, ये भी कर्नाटका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना। इसी तरह से थर्ड वन जो है वो है मैगडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपको मिलेगी कर्नाटका। दैट मीन्स कर्नाटका के अंदर 3 मिली हैं, यानी 3 रामसर साइट्स, और 2 तमिलनाडु के अंदर, उनके नाम भी। करावती बर्ड सेंचुरी, ये आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। तो ये 5 रामसर साइट डिक्लेयर हुई हैं, 5 के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो आज हमारा टॉपिक था इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी, वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इंडियन कल्चर है उस पर भी वीडियोज़ लाएंगे और जनरल साइंस पे भी वीडियोज़ लाएंगे, क्लासेस साथ साथ चलती रहेंगी। सो
यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और इस पे MCQ सीरीज़ भी आपके लिए लाएंगे। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जहाँ से आपको PDFs मिलेंगी वो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे। सो मिलते कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।